गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं चित्रांश श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपीडिया में। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर रहे हैं और मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग एडवेंट ऑफ यूरोपियन को देख रहे हैं। जब हम एडवेंट ऑफ यूरोपियन को देखते हैं तो हम लोगों ने अभी तक देखा कि सबसे पहले कौन आया। सबसे पहले पोर्तुगीज़ आए, पोर्तुगीज़ के बाद डच आए, डच के बाद में हम लोगों ने देखा कि कौन आया, ब्रिटिशर्स आए और उनके बाद डेनिश आए। डेनिश के बाद जो आखिरी यूरोपियन पावर इंडिया में आती है उसके बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं और वो है अपना कौन सा, फ्रांस। देखिए हम बात करते हैं फ्रांस की, तो फ्रांस आपका 1664 के लगभग क्या है, आपका फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी क्या होगी, आपका बनेगी। पर कहीं ना कहीं फ्रांस ब्रिटिश या डेनिश या पोर्तुगीज के कंपैरिजन में बहुत बाद में आए। फिर भी इन्होंने इस कॉलोनियल इरा को, इस ट्रेडिंग इरा को क्या किया है, डोमिनेट किया है। ब्रिटिशर्स के लिए हर्डल क्रिएट करने वाला काम किसने किया है, आपका फ्रांस ने यहाँ पे किया है। तो देखते हैं हम फ्रांस के बारे में कि फ्रांस किस तरह से इंडिया में आते हैं और किस तरह से ये काम करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इधर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ठीक है, ये बनती है आपका कहाँ पे, 1664 में बनती है। ठीक है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जिसका पर्पस क्या है, इंडिया के अंदर ट्रेड एंड कॉमर्स करने का है, वो बनती है आपका 1664 के अंदर। और वो बनती है भाई आपका स्टेट पैटर्नेज से, मतलब अभी तक फ्रांस में क्या है, मोनार्ची है। ठीक है, मोनार्ची के अधीन रहकर, स्टेट के अधीन रहकर, स्टेट कॉलबर्ट, ठीक है, इस तरह से हमारे यहाँ बिल होता है जो कि प्रेसिडेंशियल एक्सेंट के बाद क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। उसी तरह यहां पर क्या होता है, इस बिल को या इस एक्ट को क्या बोलते हैं, कॉलबर्ट बोलते हैं। तो ठीक है, हमें पता लगा कि क्या है आपका स्टेट पैटर्नेज में कॉलबर्ट के थ्रू फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है 1664 के अंदर। अगर हम लोग देखें तो पहला सेटलमेंट जो है फ्रांस का, ये पूछ सकता है एग्जाम में वो कि फ्रांस का पहला सेटलमेंट कहाँ है। तो फ्रांस का जो पहला सेटलमेंट हमें देखने को मिला, फर्स्ट फैक्ट्री जो उन्होंने सेटअप की वो कहाँ पे की, आपका सूरत में की। और इस फैक्ट्री को सेटअप करने वाला इंसान का नाम क्या है, पेप्कोइस कैरोन। ठीक है, पेप्कोइस कैरोन साहब सूरत के अंदर पहली फैक्ट्री सेटअप करते हैं 1668 के अंदर। ठीक है, जो कि फ्रांस का पहला सेटलमेंट हमें देखने को मिलता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मुसलीपट्टम के अंदर ये लोग क्या करते हैं, 1669 में अपना सेटलमेंट क्या करते हैं, आपका क्रिएट करते हैं। अब देखिए सीधी सी बात है, 1664 में कंपनी बनी, पहला सेटलमेंट सूरत में हुआ 1668 के अंदर। और धीरे धीरे कर कर फ्रांस अपना इंपेरियलिज्म जो है, अपना जो साम्राज्यवाद है, अपना जो टेरिटोरियल एक्सपांशन है, वो हमें यहां पर करता हुआ दिखेगा। ठीक है, अब फ्रांस का जो टेरिटोरियल एक्सपांशन होता है उसके अंदर फ्रांस के दो गवर्नर्स, ठीक है, जिनका नाम क्या है, लिन्योर और डोमास, ये लोग क्या करते हैं, आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये दोनों ने किस टाइम पीरियड के बीच में सर्व किया है, इन्होंने 1720 से लेकर 1742 तक क्या किया है, सर्व किया है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के कंपनी में। किस रूप में, गवर्नर के रूप में, गवर्नर ऑफ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में इन्होंने क्या किया है, अपना सर्व किया है। अगर हम लोग देखें तो इनके पीरियड ऑफ टाइम में माहे मालाबार पोर्ट पे, यमन कोरोमंडल में और कराईकल तमिलनाडु जो है, इन इंपॉर्टेंट पोर्ट्स को क्या करते हैं, इन इंपॉर्टेंट एरिया को क्या करते हैं, ये दोनों क्या करते हैं, अपना ऑक्यूपाई करते हैं। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट आदमी जिसका नाम क्या है, डुप्लेक्स। ठीक है, एक और गवर्नर जिसका नाम क्या है, डुप्लेक्स, वो भी यहां पर क्या रहेगा, आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और इसी की लीडरशिप में हम लोग देखेंगे कि एक नया फेज स्टार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट, या इसे हम किस नाम से जानते हैं, कार्नेटिक वॉर के नाम से भी जानते हैं। अब ये कार्नेटिक वॉर क्या है, या एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट क्या है। तो देखिए साहब क्या है कि एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट आपके स्टार्ट होते हैं ऑस्ट्रियन सक्सेशन से। ऑस्ट्रियन सक्सेशन मतलब ब्रिटेन और फ्रांस दोनों ही, ऑस्ट्रिया नाम की एक कंट्री है यूरोप में, उसको क्या करती है, ऑक्यूपाई करने की कोशिश करते हैं। वहीं इस ऑस्ट्रियन सक्सेशन की जो आग है, इसका जो इंपैक्ट है ना, ऑस्ट्रियन सक्सेशन का जो इंपैक्ट है वो हमें इंडिया में भी देखने को मिलता है। और इंडिया के अंदर भी कार्नेटिक रीजन में, मतलब कर्नाटका वाले रीजन के अंदर हमें ब्रिटिश और फ्रांस दोनों एक दूसरे से लड़ते हुए मिलेंगे। और इन्हीं युद्ध को, ये 3 युद्ध हुए हैं, ठीक है, 3 बैटल्स या 3 वॉर हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इन 3 युद्धों को हम क्या बोलते हैं, इन 3 कॉन्फ्लिक्ट के फेस को हम क्या बोलते हैं, एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। चलिए तो डिस्कस करते हैं एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट। और मॉडर्न हिस्ट्री में आज हम उस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं जिसे इतिहास के अंदर कार्नेटिक वॉर या फिर एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट के नाम से जाना जाता है। अगर हम इस कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो हम लोगों ने देखा कि इंडिया के अंदर पावर्स, कुछ यूरोपियन पावर्स आती हैं। सबसे पहले हमने देखा पोर्तुगीज आए, पोर्तुगीज के बाद हम लोगों ने देखा डच आए, डच के बाद हम लोगों ने देखा ब्रिटिशर्स आए,
ब्रिटिशर्स के बाद हम लोगों ने देखा कि डेनिश आए, और डेनिश के बाद जो आखिरी पावर इंडिया के अंदर आएगी उसका नाम क्या है, फ्रांस। इन सारी पावर्स के बीच में एक सिमिलरिटी हमें देखने को मिली, एक चीज, एक पैटर्न देखने को मिला कि सबसे पहले पोर्तुगीज आए। पोर्तुगीज को किसने रिप्लेस किया, डच ने। डच को किसने रिप्लेस किया, ब्रिटिशर्स ने। ब्रिटिशर्स को किसने, ब्रिटिशर्स और फ्रांस, ये दोनों इंपॉर्टेंट पावर हमें यहां देखने को मिलेगी, फ्रांस और ब्रिटिशर्स, जो कि अपनी सुप्रीमेसी इंडिया में बनाने के लिए, काबिज करने के लिए, एस्टैब्लिश करने के लिए क्या करेगी, इंडिया के अंदर या वर्ल्ड के अंदर, वर्ल्ड के कॉलोनियल एरा के अंदर अपनी सुप्रीमेसी क्रिएट करने के लिए ये लोग क्या करेंगे, दोनों के दोनों वॉर में आएंगे। मतलब एंग्लो मतलब ब्रिटिशर्स और फ्रांस मतलब फ्रेंच, दोनों की दोनों जब कॉन्फ्लिक्ट में आते हुए नजर आएंगे तो इनको हम किस नाम से जानते हैं, एंग्लो फ्रेंच वॉर के नाम से जानते हैं। दूसरा नाम इस पूरे के पूरे कॉन्फ्लिक्ट को दिया गया है कार्नेटिक वॉर। ठीक है, अब देखिए भाई, इस पूरे के पूरे वॉर को कार्नेटिक वॉर क्यों कहा जाता है इंडिया की हिस्ट्री के अंदर? बेसिकली वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि ब्रिटिशर्स जो हैं या यूरोपियंस जो हैं वो आपका कोरोमंडल कोस्ट वाला जो एरिया है, कोरोमंडल वाला एरिया जो है उसे किस नाम से जानते थे, किस नाम से पुकारते थे, कार्नेटिक से। और इंडिया के अंदर जो फ्रांस और ब्रिटिशर्स के बीच में ये जो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है, ये इसी कोरोमंडल वाले रीजन से स्टार्ट हुआ है, इसी कार्नेटिक वाले रीजन से स्टार्ट हुआ है। दैट इज व्हाई दिस वॉर इज कॉल्ड एज कार्नेटिक वॉर ऑल्सो। अब हम बात करते हैं कि हमें इस एंग्लो फ्रेंच वॉर के अंदर या इस कार्नेटिक वॉर के अंदर कितने बैटल्स या कितने वॉर्स को देखना है। तो हमें यहाँ पर टोटल 3 बैटल्स या 3 कार्नेटिक वॉर को यहाँ पर क्या करना है, आपका स्टडी करना है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले फर्स्ट कार्नेटिक वॉर के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर हमें क्या कह रहा है, तो देखिए टाइम पीरियड क्या है फर्स्ट कार्नेटिक वॉर का, 40 से लेकर 48, 1740 से लेकर 1748 तक हमें क्या देखने को मिला है, पहला कार्नेटिक वॉर या पहला एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिला है। अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो बैकग्राउंड में सबसे पहले तो हमने यही क्या किया है, आपका एक्सप्लेन किया है कि भाई जो कार्नेटिक है, इसको कार्नेटिक रीजन क्या है और ये कहां से स्टार्ट हुआ। तो बेसिकली कार्नेटिक रीजन उसे कहा जाता था, ब्रिटिशर्स कोरोमंडल वाले एरिया को कहते थे, क्योंकि वो उसे एब्रीवेट इस नाम से करते थे। इस एरिया को ऑक्यूपाई करने के लिए, किस एरिया को, कोरोमंडल कोस्ट और उसके आसपास के एरिया को ऑक्यूपाई करने के लिए फ्रांस एंड ब्रिटिशर्स एक दूसरे से लड़े। इसी को हमने क्या कहा है, आपका कार्नेटिक वॉर के नाम से जानते हैं। अब भाई हम देखते हैं कि एकदम से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट कैसे होता हुआ नजर आता है, ऐसा क्या रीजन थे जो हमें कार्नेटिक वॉर देखने को मिला। तो बेसिकली जो मेन रीजन बिहाइंड दिस वॉर इज द ऑस्ट्रियन सक्सेशन। अब देखिए यूरोप के अंदर एक कंट्री है ऑस्ट्रिया, इस ऑस्ट्रिया को ऑक्यूपाई करने के लिए फ्रांस और ब्रिटिशर्स ये दोनों क्या कर रहे हैं, यूरोप में लड़ रहे हैं। और इसी चीज का आउटकम में क्या देखने को मिला, इसी चीज का रिजल्ट क्या देखने को मिला कि इंडिया के अंदर भी ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में वॉर स्टार्ट हुआ ओवर द सुप्रीमेसी क्रिएट करने के लिए, ओवर द सुप्रीमेसी ऑन द कोरोमंडल कोस्ट और द कार्नेटिक रीजन। दैट इज व्हाई दिस वॉर इज टर्म्ड एज कार्नेटिक वॉर। अब हम लोग देखते हैं कि इंडिया के अंदर क्या मेन रीजन थे जिनके कारण ये कार्नेटिक वॉर या पहला कार्नेटिक वॉर हमें होता हुआ नजर आया। तो पहला तो वही है कि दोनों ही पावर क्या चाहती हैं, ट्रेड और इंपेरियलिज्म की, मतलब व्यापार और साम्राज्यवाद का क्या चाहती है, अपनी सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश करना चाहती है। दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड दिस कार्नेटिक वॉर। दूसरी बात अगर हम बात करें तो इसके अंदर एक और चीज हमें देखने को मिलेगी, जब सबसे ब्रिटिश आए, ब्रिटिश के बाद फ्रांस आया। अगर हम कायदे की बात करें तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आपका 1608 के अंदर इंडिया में आती है, जबकि फ्रांस की तो कंपनी ही कब बनती है, 1664 में क्रिएट होती है। जब ब्रिटिशर्स पहले आए तो उनके पास क्या होगा, एडवांटेज होगा, उनके पास इंडिया के अंदर मेजर पोजीशन होगी। तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि यहां पर फ्रांस की ब्रिटिशर्स के कंपैरिजन में क्या है, एक वीकर पोजीशन है। और इस पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ही दोनों के दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे से युद्ध करना स्टार्ट करते हैं। अब ये पूरा की पूरा वॉर कैसे स्टार्ट हुआ है, टू प्रोवोक फ्रांस को प्रोवोक करने के लिए इंग्लिश नेवी, ब्रिटिशर्स की जो नेवी थी, ये रॉयल, जिसे हम रॉयल नेवी के नाम से जानते हैं, ये रॉयल नेवी जो है वो आपका बार्नेट के अंदर, ठीक है, बार्नेट के अंदर कुछ क्या करती है, फ्रांस शिप को, फ्रांस के कुछ जहाजों को क्या कर लेती है, आपका सीज कर लेती है। अब भाई आप लोगों ने क्या किया, फ्रांस को क्या किया, एक्टिवेट किया। वो चुपचाप बैठा था, पर आप लोगों ने यहां पे क्या कर दिया, फ्रांस को प्रोवोक करने के लिए इंग्लिश नेवी ने क्या किया, बार्नेट के अंदर फ्रांस के कुछ क्या कर दिया, शिप्स को क्या कर दिया, आपका सीज कर दिया। अब जब आपने फ्रांस को सीज किया, फ्रांस के शिप को सीज किया, तो कहीं ना कहीं फ्रांस भी आपका क्या करना पड़ेगा, अब रिटेलिएट करता हुआ नजर आएगा। तो इसी रिटेलिएशन के इसमें यहां पर जो फ्रांस है
वो क्या करता है 1746 में मारुति जो है उस फ्लीट की हेल्प से क्या करता है, मद्रास को क्या कर लेता है, सीज कर लेता है। ठीक है, किसकी लीडरशिप में, अंडर द LA बोर्डोनाइस। ठीक है, बोर्डोनाइस की लीडरशिप में, किसमें, मारुति फ्लीट की मदद से मद्रास को कौन कैप्चर करता है, आपका फ्रांस कैप्चर करता है। और ये किसका रिटेलिएशन है, ये किसका आंसर है, ये आपका जो प्रोवोकेशन था जो आपने बार्नेट के अंदर फ्रांस शिप को सीज करके लिया था, उसके रिजल्ट में हमें देखने को मिला। तो इस तरह से हमें देखने को मिलता है फ्रांस और ब्रिटिशर्स जो हैं वो एक दूसरे के आमने सामने आते हुए हमें नजर आते हैं। अब होता क्या है इस पूरे वॉर का नतीजा, इस वॉर का रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। ये वॉर कब एंड होता है, 1748 के अंदर हमें ये वॉर खत्म होता हुआ नजर आता है। ये पूरा की पूरा जो राइवलरी है, ये पूरा की पूरा जो वॉर है, ये हमें कब नजर आता है, 1748 के अंदर खत्म होता हुआ नजर आता है। और इस वॉर को खत्म करने के लिए एक ट्रिटी साइन की गई। उस ट्रिटी का नाम क्या है, एक्स-ला-चैपल की संधि या एक्स-ला-चैपल की ट्रिटी। ये ट्रिटी साइन की गई और इस ट्रिटी से सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर एंग्लो फ्रेंच वॉर ही खत्म नहीं हुआ, इसके साथ साथ जो यूरोप के अंदर चल रहा था ऑस्ट्रियन सक्सेशन, उसे भी यहां पे क्या किया गया है, कंक्लूड किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इस ट्रिटी के अंदर, इंडिया के अंदर, इस ट्रिटी के थ्रू, एक्स-ला-चैपल की ट्रिटी के थ्रू इंडिया के अंदर हमें क्या चेंजेस नजर आए या क्या आउटकम नजर आए। तो हम लोग देखते हैं कि मद्रास जो कि किसने कैप्चर किया था, फ्रांस ने कैप्चर किया था, वो वापस से किसको दे दिया जाता है, इंग्लिश को वापस कर दिया जाता है। और फ्रांस, ठीक है, उसको अपनी टेरिटरी मिल जाती है नॉर्थन अमेरिका के अंदर। इस पूरी ट्रिटी के थ्रू हमें यह होता हुआ नजर आया है। अब हम लोग देखते हैं कि इस पूरे की पूरे वॉर का सिग्निफिकेंस हमें क्या नजर आता है। तो देखिए, कार्नेटिक वॉर इज रिमेंबर्ड फॉर द बैटल ऑफ सेंट-थोम। इस पूरे के पूरे बैटल के अंदर एक बैटल लड़ा जाता है जिसको हम बोलते हैं बैटल ऑफ सेंट-थोम, जो कि मद्रास के अंदर लड़ा गया। जो कि किन किन के बीच में लड़ा गया, आपका फ्रांस फोर्सेस और अनवरुद्दीन कौन है आपके, ये है नवाब ऑफ कार्नेटिक, इनके बीच में नजर आता है, जिसमें कौन जीतता है, आपका फ्रांस आपको जीतता हुआ नजर आता है। दूसरा, कैप्टन पैराडाइज डिफीटेड द स्ट्रॉन्ग आर्मी ऑफ मुजफ्फरजंग। ठीक है, ये कैप्टन पैराडाइज कौन है आपका, ये ब्रिटिश कैप्टन है। ये क्या करते हैं, मुजफ्फरजंग जो आपके कौन होते हैं, नवाब ऑफ अरकोट होते हैं, इनको हराते हैं। इसके अलावा हमें एक और इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलेगी यहाँ पर, वो क्या है, बैटल ऑफ आई ओपनर। ठीक है, तो ये हमें यहां पर देखने को मिला। ठीक है, तो ये हमने देखा क्या के बारे में, आपका फर्स्ट कार्नेटिक वॉर के बारे में, जिसमें हमें किसकी विक्ट्री देखने को मिल रही है। हमें मेजरली जो विक्ट्री देखने को मिली वो यहां पर फ्रांस की देखने को मिली। ठीक है, फ्रांस क्या करता है, इस बैटल के अंदर हमें जीतता हुआ नजर आता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, पहला कार्नेटिक वॉर तो खत्म हो गया। अब क्वेश्चन क्या याद रखना है आपको, क्वेश्चन आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पहले तो आपको याद रखना है कि ऑस्ट्रियन सक्सेशन को एंड करने के लिए या कार्नेटिक वॉर को खत्म करने की जो ट्रिटी साइन हुई है उस ट्रिटी का नाम क्या है। दूसरा, आपको बैटल ऑफ सेंट-थोम याद रखना है कि ये बैटल ऑफ सेंट-थोम कहां लड़ा गया, तो ये मद्रास के अंदर लड़ा गया है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम और देखें तो इसके अंदर हमें और क्या देखने को मिलता है, इसके अंदर जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो देखते हैं हम लोग। वो अब देखने को मिला अपने को क्या, कि इस पूरे के पूरे बैटल जो था, इसका रीजन क्या है, इसका कॉज क्या है, तो वही बार्नेट के अंदर शिप का सीज करना और उसके बाद में भाई मारुतीज की फ्लीट के साथ में भाई मद्रास को सीज करना। तो ये हमें क्या देखने को मिला, ये हमें देखने को मिला बैटल क्या, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, या हम जिसको हम क्या बोल सकते हैं, आपका फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वॉर। अब हम देखते हैं कि दूसरा कार्नेटिक वॉर क्या है। तो हम लोग देखते हैं कि भाई सेकंड कार्नेटिक वॉर हमें किस तरह से नजर आता है। तो हम बैकग्राउंड की तरफ देखते हैं। तो बैकग्राउंड में हम देखते हैं कि एक क्या है, एक गवर्नर है जिसका नाम क्या है, डुप्लेक्स। ठीक है, एक फ्रेंच गवर्नर है जिसका नाम क्या है, डुप्लेक्स। वो डुप्लेक्स साहब जो है वो क्या करते हैं, अपनी पावर को कार्नेटिक रीजन में इंक्रीज करने के लिए, इंपॉर्टेंट पोजीशन को ऑक्यूपाई करने के लिए वो क्या करते हैं, आपका इंक्रीज द पावर एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इन द सदर्न इंडिया। ठीक है, साउथ इंडिया के अंदर अपना पावर और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को इंक्रीज करने के लिए वो क्या करना चालू करते हैं, इंटरफेयर करना चालू करते हैं जो लोकल डायनेस्टीज के डिस्प्यूट थे उनके अंदर, टू डिफीट द इंग्लिश। उनका ऐसा मानना था कि अगर क्या होता है, लोकल डायनेस्टी के डिस्प्यूट खत्म कर दिए जाएं या लोकल डायनेस्टीज के ऊपर हमने अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट कर दिया तो हम उसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, ब्रिटिशर्स को हरा सकते हैं। इसी में हम लोग देखते हैं कि इमीडिएटली कौन सा कॉज देखने को मिला जिसके कारण हमें सेकंड कार्नेटिक वॉर होता हुआ नजर आया। तो देखिए साहब,
ये कहानी जो है लिखी हुई तो हम समझ ही लेंगे, पर इस कहानी को समझने के लिए हमें कुछ साइड से समझना पड़ेगा। देखिए यहां पर 3 अलायंस बनते हैं, फ्रांस, इसके बाद नवाब ऑफ अर्कोट जिसका नाम क्या है, मुजफ्फर जंग, ठीक है, निजाम है ना, मुजफ्फर जंग, और ये कौन है, अर्कोट का नवाब जिसका नाम मुजफ्फर जंग है, और तीसरा जो है आपका कौन है, तीसरी जो पावर है वो है आपका चंद्रा साहेब। अब क्या है कि एक अलायंस बन रहा है फ्रांस का किसके साथ में, मुजफ्फर जंग जो कि अर्कोट का नवाब है, और चंद्रा साहेब, ठीक है, इनके साथ में क्या होता है आपका, सही, मुजफ्फर जंग हैदराबाद का निजाम है और चंद्रा साहेब क्या है आपका अर्कोट का नवाब है, इनका एक अलायंस बनता है। इसके अलावा एक और अलायंस बनता है ब्रिटिशर्स का, ठीक है, ब्रिटिशर्स का अलायंस बनता है आपका, कायदे से अगर देखा जाए तो किनके साथ में बनता हुआ नजर आता है आपको, वो आपको बनता हुआ देखने को मिलेगा किसके साथ में, मोहम्मद अली और निजाम शाह। मोहम्मद अली और निजाम शाह के साथ हमें एक क्या बनता हुआ दिखेगा आपका, एक और अलायंस बनता हुआ दिखेगा। अब देखिए साहब क्या है कि अर्कोट, अब होता क्या है, हम देखें अगर तो अर्कोट के अंदर वहां पर अर्कोट के अंदर एक वॉर ऑफ सक्सेशन स्टार्ट होता है। वो वॉर ऑफ सक्सेशन क्या होता है, वो वॉर ऑफ सक्सेशन किन किन के बीच में होता है, चंद्रा साहेब के बीच में और निजाम जंग या निजाम शाह के बीच में। एक्चुअली में दोनों के दोनों पावर जो हैं, कौन कौन, आपके चंद्रा साहेब जो कि अर्कोट को ऑक्यूपाई करना चाहती है, और दूसरा कौन है आपका निजाम शाह या निजाम जंग जो कि क्या चाहता है आपका, मोहम्मद अली को राजगद्दी पे बैठाना चाहता है। इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होती है। तो यहीं से बात क्या होती है आपका, सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर की स्टार्ट होती है। अगर हम लोग देखें तो क्या देखने को मिला है, ठीक है, नासिर जंग सक्सेशन वॉज चैलेंज्ड बाय द मुजफ्फर जंग, ठीक है, नासिर जंग के चैलेंज को हैदराबाद के अंदर कौन चैलेंज कर देता है आपका, मुजफ्फर जंग चैलेंज कर देता है, ठीक है, कब, 1748 में, आफ्टर द डेथ ऑफ निजाम, हैदराबाद के निजाम की डेथ के बाद यहां पर हमें ये देखने को मिला। अब हम देखते हैं चंद्रा साहेब जो है वो क्या कर लेते हैं आपका, कार्नेटिक का अर्कोट का थ्रोन प्रोक्लेम कर लेते हैं, ठीक है, किसके अगेंस्ट में, अनवरुद्दीन के अगेंस्ट में। दो चीजें आपको देखने को मिली, दो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिले। पहला इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिला कि भाई जो नासिर जंग है, ठीक है, वो किसको चैलेंज कर रहा है, वो मुजफ्फर जंग को चैलेंज कर रहा है, किसके लिए आपका, वो किसके लिए चैलेंज कर रहा है कि भाई जो हैदराबाद है, हैदराबाद का अगला निजाम कौन बनेगा आपका, नासिर जंग बनेगा कि मुजफ्फर जंग बनेगा, कब, 1748 के अंदर। इसके अलावा चंद्रा साहेब क्या करते हैं, प्रोक्लेम कर लेते हैं अपने आप को अर्कोट का नवाब, कार्नेटिक का नवाब, जिसमें हमें देखने को मिला अनवरुद्दीन के अगेंस्ट में। अब यहीं पे क्या होंगे, यहीं पे हमें देखने को मिलेगा कि यहीं पे हमें कुछ अलायंस बनते हुए दिखेंगे, यहीं पे हमें क्या देखने को मिलेगा, कुछ जंग होती हुई नजर आएगी। अब हम लोग देखेंगे मुजफ्फर जंग, चंद्रा साहेब और फ्रांस के कंबाइंड आर्मी, मैंने अभी आपको बताया था, मुजफ्फर जंग हैदराबाद का नवाब, चंद्रा साहेब अर्कोट का नवाब और फ्रांस, ये तीनों क्या करते हैं, एक अलायंस बनाते हैं और अर्कोट को ऑक्यूपाई करने के लिए ये एक बैटल लड़ते हैं जिसका नाम क्या है, बैटल ऑफ अंबुर। बैटल ऑफ अंबुर के अंदर अर्कोट में का जो अनवरुद्दीन था, ठीक है, जो कि किसको चैलेंज कर रहा था, चंद्रा साहेब को चैलेंज कर रहा था, उसके अगेंस्ट क्या करते हैं, बैटल लड़ते हैं। बैटल का नाम है बैटल ऑफ अंबुर, और इसके अंदर क्या होता है, अनवरुद्दीन जो है आपका हार जाता है, ठीक है, अनवरुद्दीन हार जाता है और अर्कोट के ऊपर चंद्रा साहेब का क्या हो जाता है, आपका साम्राज्य स्थापित हो जाता है। फिर हम लोग देखते हैं मुजफ्फर जंग जो था उसे क्या बना दिया गया, सूबेदार ऑफ डेक्कन बना दिया गया। इसके बाद में डुप्लेक्स जो है उसको अपॉइंट कर दिया गया है गवर्नर, कहां का, पूरी की पूरी मुगल टेरिटरी का, और सदर्न पार्ट ऑफ द कृष्णा रिवर के सदर्न पार्ट की जो पूरी की पूरी मुगल टेरिटरी है उसका गवर्नर किसे बना दिया गया आपको, डुप्लेक्स, जो कि फ्रांस का एक गवर्नर है। फिर उसके बाद हम देखते हैं फ्रेंच आर्मी अंडर द बुशी वॉज स्टेशन एट द हैदराबाद टू सिक्योर फ्रेंच इंटरेस्ट देयर। इसके बाद देखिए हैदराबाद का कौन था, मुजफ्फर जंग, तो भाई फ्रेंच क्या करते हैं, अपने आप को कहां स्टेशन कर लेते हैं आपका, इसी बैटल के बाद में अपने इंटरेस्ट को साधने के लिए हैदराबाद के अंदर वो अपने आप को स्टेशन कर लेते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि और क्या होता है, टेरिटरी नियर द पौंडीचेरी इज ऑल्सो द एरिया ऑफ द उड़ीसा कोस्ट, ठीक है, वर्क सीडेड टू द फ्रांस। अब कौन कौन सा एरिया फ्रांस ने अपने लिए सीज कर लिया,
कौन कौन सा? पौंडीचेरी के आसपास का एरिया, साथ साथ में उड़ीसा कोस्ट के आसपास का जैसे मुसलीपट्टम वाला एरिया है, ये क्या करता है? फ्रांस अपने ऑक्यूपेशन में ले लेता है। अब इसी के बाद हमें देखने को मिलेगा कि अब चीजें बदलती हुई नजर आएगी। अब चीजें बदलती हुई क्यों नजर आएगी? क्योंकि हम लोग देखेंगे कि एक और अलायंस बन रहा है, जिस अलायंस को कौन सपोर्ट कर रहा है? आपका मोहम्मद अली। ठीक है, मोहम्मद अली जो था उसने अपना अलायंस किसके साथ बनाया था? उसने अपना अलायंस बनाया था किसको सपोर्ट करने के लिए? आपका किसको सपोर्ट करने के लिए बनाया था? 2 मिनट रुकिए, अनवरुद्दीन को। ठीक है, अनवरुद्दीन के बारे में हम बात कर लेते हैं। अनवरुद्दीन कौन है? अनवरुद्दीन को अगर हम लोग देखें तो अनवरुद्दीन साहब, ठीक है, जो कि किसको चैलेंज करते हैं? जो कि किसको चैलेंज करते हैं? आपका चंद्रा साहब को चैलेंज करते हैं अरकोट के अंदर। उनकी हेल्प करने के लिए कौन आया था? आपका मोहम्मद अली आया था। ठीक है, तो मोहम्मद अली जो थे वो यहां पर एक की रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे, जो कि क्या है? आपके त्रिचिपल्ली के क्या है? आपके नवाब है। अब यहां पर जब क्या बात हुई थी कि एक अलायंस था, मैंने अभी आपको बताया था ब्रिटिशर्स, ठीक है, त्रिचिपल्ली, मोहम्मद अली और उसके बाद में क्या? अनवरुद्दीन के बीच में। इसके अंदर अनवरुद्दीन मदद नहीं कर पाया, ब्रिटिशर्स हेल्प नहीं कर पाए, जिसके कारण त्रिचिपल्ली के ऊपर क्या है? एक्सेस क्या बनने लगा? प्रेशर बनने लगा कि फ्रांस वाला अलायंस कहीं उनको ना हटा दे। तो इसीलिए हम लोग देखते हैं कि हैविंग फेल्ड टू प्रूव इफेक्टिव असिस्टेंस टू द मोहम्मद अली, ब्रिटिशर्स मोहम्मद अली जो त्रिचिपल्ली के हैं उनको एक इफेक्टिव असिस्टेंस नहीं प्रोवाइड किए गए। इस चीज को रिलीव करने के लिए वो लोग क्या करते हैं? रॉबर्ट क्लाइव जो कि कंपनी के एजेंट है, कंपनी के ऑफिसर हैं, वो किस पे भाई? मोहम्मद अली पे क्या करने के लिए? प्रेशर कम करने के लिए एक प्लान बनाते हैं और बोलते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं? आपका एक डाइवर्सिफाइड अटैक कर सकते हैं गवर्नर ऑफ मद्रास के ऊपर। ये प्लान बनता है। He suggested to sudden raid on Arcot। इन्होंने ये भी सजेस्ट किया कि हम क्या करते हैं? अर्कोट के ऊपर एक सडन क्या करते हैं? आपका अटैक कर देते हैं, जिससे क्या होगा? जो कैपिटल ऑफ कार्नेटिक है, ठीक है, अर्कोट, वो क्या कर जाएगा? वो प्रेशर में आ जाएगा और त्रिचिपल्ली के ऊपर से प्रेशर रिलीज हो जाएगा। तो ये हमें देखने को मिला। ठीक है, तो इस हिसाब से हमें देखने को मिला। अब ये अटैक भी होता है, ठीक है, सजेस्ट होता है, ये अटैक फाइनली इंप्लीमेंट भी होता है। कब? आपका 1751 के अंदर, 1751 के अंदर हमें अटैक होता हुआ नजर आता है, जिसके अंदर 210 लोगों की आर्मी के साथ में रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है? आपका अर्कोट के ऊपर अटैक कर देता है, जिसमें जो चंद्रा साहब है वो क्या हो जाता है? अपने 4000 लोगों की हेल्प के साथ भी अपने फोर्ट को बचाने से क्या होता है? आपका फोर्ट को बचाने में क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। अब इसके बाद हमें क्या देखने को मिला? ये जो बैटल लड़ी गई इसके अंदर बाद में हमें देखने को मिला कि बाद में और क्या देखने को मिला? मैसूर, तंजौर और मराठा चिफ्टन जो हैं, ठीक है, जिसका नाम मैसूर, तंजौर और मराठा चिफ्टन, जिनका नाम क्या है? मुरारी राव, ये क्या करते हैं? त्रिचिपल्ली की हेल्प करने के लिए आते हैं। क्लाइव साथ में था ही सही, साथ साथ में स्ट्रिंजर साहब भी इनकी हेल्प, स्टीजन लॉरेंस साहब भी इनकी हेल्प करने के आते हैं। इसके साथ साथ ही हमें देखने को मिला कि कहीं ना कहीं जो फ्रांस है, ठीक है, इसके साथ ही हमें देखने को मिला कि फ्रांस और त्रिचिपल्ली जो है वो अपनी सिक्योर्ड पोजीशन को क्या कर लेते हैं? आपका गेन कर लेते हैं और पूरा की पूरा वॉर जो है आपका हमें खत्म होता हुआ नजर आता है, जिसके अंदर मोहम्मद अली जो है उनको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। तो मोहम्मद अली जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं किसको? चंद्रा साहब को, और जो कि क्या ऑक्यूपाई कर लेते हैं? हैदराबाद की पोजीशन को गेन कर लेते हैं। ठीक है, अब यहां पर हमें देखने को मिला कि इस पूरे के पूरे वॉर के अंदर फ्रांस पावर जो है वो हमें हारती हुई नजर आई। फ्रांस पावर जो है हमें हारती हुई नजर आई, और इस पूरी की पूरी वॉर को खत्म करने के लिए जो ट्रिटी साइन हुई, उस ट्रिटी का नाम क्या है? ट्रिटी ऑफ पौंडीचेरी। ट्रिटी ऑफ पौंडीचेरी से हमें ये पूरा की पूरा युद्ध नजर आया। तो बेसिकली अगर हम लोग देखें तो इस पूरे के पूरे वॉर के अंदर हमें देखने को मिला कि तीन पावर दो जगह क्या बोलते हैं, प्रिंसली स्टेट का इंटरफेरेंस, अर्कोट और हैदराबाद की राजगद्दी को पाने के लिए फ्रांस और ब्रिटेन क्या करते हैं? इंटरप्ट करते हैं इंटरनल मैटर्स के अंदर, और उसी का आउटकम हमें क्या देखने को मिलता है? उसी का आउटकम हमें सेकंड कार्नेटिक वॉर नजर आता है। अब हम बात करते हैं थर्ड कार्नेटिक वॉर के बारे में। तो थर्ड कार्नेटिक वॉर हम देखते हैं, तो थर्ड कार्नेटिक वॉर हमें कब से कब तक होता हुआ नजर आता है। तो टाइम पीरियड देखिए साहब, तो टाइम पीरियड है थर्ड कार्नेटिक वॉर का 1756 से लेकर 1763। देखिए ट्रिटी ऑफ पौंडीचेरी के बाद में अगर हम लोग देखें तो हमें देखने को मिला कि 7 साल की एक शांति नजर आती है। उसके बाद में वापस से ये पूरा की पूरा रायता जो है स्टार्ट होता है। इस वॉर को स्टार्ट करने के लिए, इग्नीट करने के लिए ब्रिटिश फोर्सेस क्या करती हैं? फ्रेंच सेटलमेंट जिसे हम चंद्रा नागौर है उसके ऊपर अटैक कर देती है। ठीक है, इसी अटैक को रिपील बैक करने के लिए जो
काउंट डिलेली जो कि गवर्नर है, काउंट डिलेली गवर्नर है, जो कब आए, जो डुप्लेक्स का सेकंड एंग्लो कार्नेटिक वॉर हारने के बाद अपॉइंट किए गए, वो क्या करते हैं आपका, वो किस पे अटैक कर देते हैं, वो आपका मद्रास पे अटैक कर देते हैं, और मद्रास का अटैक होता है और वो किसको कैप्चर क्या करते हैं, काउंट डिलेली करते हैं। इसके बाद में मद्रास को डिफेंड करने के लिए हमें कौन देखने को मिलते हैं, आते सर आयरकोट देखने को मिलते हैं। सर आयरकोट साहब जो हैं वो क्या करते हैं आपका बचाने के लिए, किसको बचाने के लिए, मद्रास को बचाने के लिए मद्रास के अंदर एक बैटल लड़ते हैं तमिलनाडु के अंदर, जिसका नाम क्या है, बैटल ऑफ वेंडिवॉश, जो कि 1760 में लड़ा गया, जिसके अंदर अगर हम लोग देखें तो कहीं ना कहीं जो फ्रांस है वो यहाँ पर हमें हारता हुआ नजर आता है। फ्रांस इस बैटल के अंदर अच्छे से हारता हुआ नजर आता है, और फाइनली इस वॉर को खत्म करने के लिए, ठीक है, इस वॉर को खत्म करने के लिए एक ट्रिटी साइन होती है, जिस ट्रिटी का नाम क्या है, पेरिस, ट्रिटी ऑफ पेरिस। और इस ट्रिटी ऑफ पेरिस से सिर्फ और सिर्फ ना सिर्फ एक कार्नेटिक वॉर खत्म होता है, और सिर्फ और सिर्फ ना एक कार्नेटिक वॉर खत्म होता है, जबकि फ्रांस का जो कॉलोनियल एरा है वो भी हमें क्या होता है, खत्म होता हुआ नजर आता है। क्यों? क्योंकि ये जो कार्नेटिक वॉर है सिर्फ और सिर्फ ये इंडिया में ही नहीं होता हुआ नजर आया, ये जो जितनी भी कॉलोनीज थी जहां पे ब्रिटेन, जितने भी एरियाज थे जहां पे ब्रिटेन और फ्रांस लड़ रहे थे, चाहे हम साउथ अफ्रीका की बात करें, चाहे हम इंडिया की बात करें, चाहे हम यूएसए की बात करें, चाहे हम यूरोप की बात करें, वहां से इस ट्रिटी ऑफ पेरिस से क्या होता है, फ्रांस का इंटरफेरेंस या फ्रांस का कॉलोनियल एरा खत्म होता हुआ नजर आता है। तो इंडिया के अंदर हमें 3 वॉर देखने को मिले। आई होप सो आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, तो हैव अ ग्रेट टाइम। मिलते हैं फिर अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय।